The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Swati, you have to unmute yourself. नमस्कार, मैं स्वाति सिंह आप सभी का कृतिका 2020 के हिंदी न्यूज राइटिंग प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित एक ए ग्रेड प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ बीबीए, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और बीजेएमसी कोर्सेज उपलब्ध हैं। देश के शीर्ष मीडिया स्कूलों में से एक डीएमए मीडिया स्कूल ने डीकिंग यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आईकैन, सिफी जैसे विभिन्न सफल आयोजन किए। इसके अलावा बीजी वर्गी सीरीज का आयोजन हर महीने प्रख्यात मीडिया हस्तियों और विशेषज्ञों की तरफ से किया जाता है, जो कि मीडिया के अन्य विषयों से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों से अपने विचार साझा करते हैं। कृतिका 2020, जो कि डीएमए मीडिया स्कूल संचालित कर रहा है, एक 3 इवेंट है जो इंटर कॉलेज सहयोग और प्रतियोगिताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है। मीडिया के कारण के लिए आयोजित किया गया है और हमारा हैशटैग है मीडिया फॉर कॉज। इस उत्सव के लिए हमारे भागीदार हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की याद में 1995 में हुई। कॉलेज ने मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और तब से ही ये देश के सबसे प्रमुख स्कूलों में से एक है, बिजनेस स्कूलों में से एक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं 2019 वृत्तिका के हाइलाइट्स पर और 2020 वृत्तिका के प्रिपरेशन वीडियोस पर। वृत्तिका 2019।
an Indian journalist, a leader, and an independence movement activist. He was an important figure in the non-cooperation movement and freedom movement of India. He was the founder editor of the Hindi newspaper Pratap. He was a fighter against oppression and injustice, whether practiced by bureaucrats, zamindars, capitalists, or higher caste. He fought all his life against oppression, against inhumanity. He is called Ganesh Shankar Vidyarthi. Remembering him, TME presents Ganesh Shankar Vidyarthi Award for Value-Based Journalism. आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विनीत कुमार हैं। विनीत जी ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं। पीएचडी से पहले उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल का अनुभव भी है। विनीत जी 2 वरिष्ठ अखबारों के फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी रिपोर्टिंग और एनजीओ में भी रहा है योगदान। मैं विनीत जी से निवेदन करूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। आप सबको सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड इतना बेहतरीन परिचय देने के लिए स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही एक अच्छा मंच है इस कोविड के काल में जो आप बच्चों को प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें या अपनी क्योंकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है जहाँ पे हर चीज पे एक रोक लग गई है। अगर मान लीजिए कि ये अगर ऑनलाइन मीडियम हमारे पास नहीं होता तो एजुकेशन का क्या स्तर होता, बट फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन मीडियम है तो हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं जहां पे हम उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखा सके। और ये जो आपका जो ये कंपटीशन है, ये फेस्ट है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है ऑनलाइन मोड में, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑनलाइन मोड में भी हम फेस्ट करा सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों की तरफ से और ये इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे हिंदी न्यूज राइटिंग की जजमेंट के लिए यहाँ पे मेरे को बुलाया गया है। सो बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है कि जब मेरे पास एंट्रीज आई हिंदी न्यूज राइटिंग के लिए तो मेरे को थोड़ा सा बहुत बुरा भी फील हुआ, क्योंकि हम एक हिंदी भाषी देश में हैं और वहां पे हिंदी न्यूज राइटिंग के लिए ही हमारे पास एंट्रीज नहीं आ रही है ना। तो जब हिंदी भाषी देश में हिंदी न्यूज राइटिंग के लिए एंट्रीज नहीं आएंगी तो एक बुरा तो फील होता है, क्योंकि और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो इंग्लिश की तरफ बहुत ज्यादा ही भाग रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपके दोनों वीडियोस जो मैंने देखे वो टोटली इंग्लिश में ही क्रिएटेड वीडियोस थे, जहां तक मैंने ध्यान से देखा उनको। तो और उसके अलावा जो हम आजकल जो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं ना, वो टोटली इंग्लिश बेस्ड टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। एंड प्लस आजकल हम हिंदी को भी अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाला विषय है जहां पे हमें विचार करना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी मातृभाषा को तो ना भूलें, है ना। और एटलीस्ट इसमें बढ़ चढ़ के अगर आपसे कोई पूछता है कल के समय में कि आप इंडिया से हो, दैट मीन्स आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वहां पे अगर आप गलत प्रूफ हो जाते हो तो कैसा लगेगा आपको, सोचिए, है ना। लेकिन ये आज की जनरेशन अभी थोड़ा सोच नहीं पा रही है, बिकॉज उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने से हम बहुत ही ज्यादा कूल या फिर इंग्लिश में ही हमारा फ्यूचर है। एक रियलिटी है जिसपे आप सबको समझना चाहिए कि हिंदी में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आगे जाके, बिकॉज हिंदी में इन फ्यूचर में हिंदी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी ना
कि उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अभी के समय में देखिए हमने बहुत अच्छे से नोटिस किया कि पहले संस्कृत बहुत ज्यादा यूज होती थी, ठीक है। अब क्या है, अब संस्कृत बोलना और लिखना लोगों ने छोड़ दिया। आज के समय में भी फॉरेन कंट्रीज में अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है ना, आपको बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको वो हायर कर लेंगे वहां पे। इवन इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे संस्कृत के प्रोफेसर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है ना। तो क्या क्या पता कल के समय में ऐसा दौर हिंदी के साथ में है। तो इस बात पे आप सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ हमें साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको एक बार ये सोचना चाहिए कि हमें हिंदी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी इंग्लिश को हम दे रहे हैं। हाँ, दोनों भाषाओं का अपना महत्व है, मैं मानता हूँ महत्व है दोनों भाषाओं का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज है तो उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दें कि हम अपनी खुद की लैंग्वेज को ना दे सके। तो ये एक हिंदी के प्रति मेरा विचार था जो मैंने आपके सामने प्रकट किया। जो दूसरी चीज ये है कि जो हिंदी के जो भी न्यूज आर्टिकल्स मेरे पास आए थे, तो उनको जज करने के लिए मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज, कुछ बेसिक चीजें पॉइंट्स थे जिन पे बेसिस पे मैंने उनको जज करने की कोशिश की, ठीक है। वैसे तो हर किसी का हिंदी लिखने का अपना अलग तरीका होता है, स्टोरी राइटिंग का सबका अपना होता है, बट जब हम न्यूज राइटिंग की बात करते हैं तो न्यूज राइटिंग में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसपे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम न्यूज राइटिंग लिख रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट उसमें मैंने नोटिस करने की कोशिश की वो थी हेडलाइन, कि अगर आप कोई एक न्यूज आर्टिकल लिख रहे हो तो उसकी हेडलाइन होनी चाहिए, जो कि मुझे किसी भी उसमें न्यूज स्टोरी में किसी में भी हेडलाइन नहीं मिली आपके किसी भी न्यूज स्टोरी में, ठीक है। तो जब 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 आप कोई न्यूज लिखोगे तो अगर कोई भी रीडर उसको पढ़ता है तो सबसे पहले वो आपकी न्यूज की हेडलाइन पढ़ता है, देन वो आपकी स्टोरी पढ़ता है। तो अगर आपके पास कोई हेडलाइन ही नहीं है तो वो इंसान न्यूज आपकी स्टोरी क्यों पढ़ेगा। बेसिकली थोड़ा सा आई मीन जब मैं किसी अखबार में काम करता था, जब मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी, तो हमारे फैकल्टीज आते थे, वो हमें बहुत सारी चीजों को बता देते थे। तो जो अखबार जो एक्चुअली है ना, ये एक्चुअली मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सुबह सुबह हमारे पास में अखबार आता है, हम सब सुबह सुबह अखबार को देखते हैं। तो जब हम अखबार कोई भी रीडर पढ़ता है ना, तो सबसे पहले वो उसमें हेडलाइन देखता है कि ये हेडलाइन मेरे इंटरेस्ट की है कि नहीं है, एंड देन वो स्टोरी को फॉलो करता है। अगर आपके पास हेडलाइन ही नहीं है तो वो जो आपकी इतनी मेहनत करके आपने जो स्टोरी लिखी है ना, वो टोटल बेकार है, ठीक है। सेकंड जो चीज जो मैंने इसमें नोटिस करने की कोशिश की वो थी कि जो हम स्टोरी जो लिख रहे हैं उसको क्या एंगल दे रहे हैं, बिकॉज हम हर एक स्टोरी को एक एंगल देते हैं। विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एन एंगल कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। वो चीजें मुझे वहां पे मिसिंग लगी। एंड द थर्ड थिंग इज ये कि जो भी एक स्टोरी, हिंदी स्टोरी जो हम लिखते हैं, तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई भी रीडर उस स्टोरी को पूरा फॉलो करेगा ही नहीं। वो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, एंड देन उसको लेफ्ट करेगा, अरे यार इसमें तो यहीं पे जाननी है। तो जब आपने इंटरेस्टिंग चीजें बाद में लिखी और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत वीक है, तो आपकी वो स्टोरी कोई भी नहीं पढ़ेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने इसमें कोशिश की देखने की, जिस तरीके से मेरे पास गाइडलाइंस भी यहाँ पे आई थी, तो उस गाइडलाइंस में एक वर्ड लिमिट आपको दी गई थी, सबको एक वर्ड लिमिट दी गई थी। वर्ड लिमिट दी गई थी, दैट मीन्स कि उस स्टोरी का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा है, उतना ही है। तो एक वर्ड लिमिट जब हमें दी जाती है तो हमें उस वर्ड लिमिट के अंदर ही चीजों को खत्म करना होता है। बट मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि कुछ शब्द लिख के भेज देते हैं, कुछ ने सोचा कि हम पूरी राम कहानी लिख के देते हैं। तो न्यूज स्टोरी जब हम राइटिंग करते हैं ना, वो बहुत कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। हम वहां पे कोई बुक नहीं लिख रहे हैं 100 पन्ने की कि हमने लिख दिया और वो जो रीडर है वो पूरा पढ़ेगा। रीडर के पास इतना ही टाइम है कि वो न्यूज स्टोरी को पढ़े और उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसके हिसाब की वो उसको गेन करे। इसके अलावा वो न्यूज स्टोरी को ज्यादा नहीं पढ़ेगा। आप अगर बहुत लंबी स्टोरी लिखोगे ना तो वो बोर हो जाएगा और आपकी स्टोरी वहां पे छोड़ देगा। तो जब एक वर्ड लिमिट आपके पास में है ना, तो आपको उस वर्ड लिमिट को यूज करना आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ज्यादा या कुछ वर्ड्स कम हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 200 की जगह आप 500 वर्ड की स्टोरी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज एक स्टोरी में होता है वो होता है अगर आप लोगों ने एक इन्वर्टेड पिरामिड पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो लीड होता है, फिर उसका बॉडी होता है, फिर उसका टेल होता है, ठीक है। तो जब हमने इंटरेस्टिंग पार्ट जो है स्टार्टिंग में दे दिया, तो जितना भी और अदर इंफॉर्मेशन है वो उसके बीच के कॉन्सेप्ट बॉडी पार्ट पे हम उसको कवर करते हैं।
तो क्योंकि ये क्या होता है कि हम एक बार लोगों को में इंटरेस्ट डाल देते हैं कि हमारी स्टोरी को आपको पढ़ना है, देन उसके बाद जब वो स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो उनको फैक्ट्स मिलने चाहिए, है ना? अगर वो फैक्ट्स उनको नहीं मिलेंगे तो वो भी आपकी स्टोरी वहां पे बेकार हो जाएगी। इसलिए हम उसके जो बॉडी पार्ट होता है उसमें हम उन फैक्ट्स को हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट चीज ये थी कि जिस तरीके से मैंने जो टॉपिक्स देखे थे वो मन की बात टॉपिक थी, मन की बात वीडियोस के कुछ टॉपिक्स थे। तो जब मैं उनकी मन की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि कोई स्टोरी है या प्रधानमंत्री जी का कोई स्पीच है, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ बोल रहे हैं आप वर्ड टू वर्ड उसको लिखते चले जाओगे, है ना? आप अगर वर्ड टू वर्ड उसको लिखते चले जाओगे तो वो न्यूज स्टोरी नहीं होती है। बेसिकली जब हम न्यूज की बात करते हैं तो हम उनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कोट करते हैं कि उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बोला। वो इंपॉर्टेंट किस बेस पे होगा? हमारी स्टोरी के एंगल के बेस पे होगा कि हमारी स्टोरी का एंगल इस डायरेक्शन में है, तो उनकी जो ये कोटेशन है ये इंपॉर्टेंट है हमारी स्टोरी के लिए, तो हम उसको वहां पे कोट करते हैं, है ना? तो वो चीज उसमें सब में मिसिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज थी कि हम जो भी न्यूज लिखते हैं वो बेसिकली हम कॉमन पीपल के लिए वो न्यूज़पेपर में स्टोरीज लिखते हैं। तो जब हम कॉमन पीपल के लिए स्टोरीज लिखते हैं तो जो हमारी स्टोरी की लैंग्वेज होती है ना वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। जितनी सरल भाषा में हम लिख सकेंगे ना उतने ज्यादा लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सब जितने भी लोग लिख रहे थे उनको ये चीजें यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज होती है जो एक न्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि जब हम शब्दों का चयन करते हैं ना तो हम सही और अच्छे शब्दों का चयन करें, है ना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम आप अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, आप लोग कभी देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं होते जो मानवता के खिलाफ हो या जो किसी कास्ट या किसी धर्म के खिलाफ हो या जो किसी पे एक कटाक्ष कर रहे हो। ऐसे शब्दों का हम कभी भी चयन नहीं करते। हम हमेशा चयन करते हैं अच्छे शब्दों का जो चीजों को उस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप चीजों को समझ भी जाएं, है ना? और उसका मीनिंग भी निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप सबने क्लासेस में पढ़ा है वो है 5W एंड 1H। तो हम इस चीज को देखते हैं कि आपकी स्टोरी में 5W एंड 1H है। ये चीज ना आप लोग जब मीडिया के सारे आप स्टूडेंट्स हो तो आपने क्लासरूम में तो ये पढ़ा होगा कि 5W एंड 1H यूज होता है। बट मुझे नहीं लगता कि आपने किसी ने भी अखबार उठा के ये चेक करने की कोशिश की होगी कि वो 5W एंड 1H कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये आप में से कोई भी नहीं करता है कि वो 5W1H, क्योंकि हम 5W1H जब यूज करते हैं ना तो बेसिकली जब भी बच्चों को लिखने के लिए बोलो ना तो वो क्या करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही 5W1H सब घुसा देते हैं उसके अंदर में कि यहीं पे सब फिट हो गया उसके बाद हम अपनी स्टोरी लिखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी स्टोरी कुछ भी न्यूज होता है ना उसको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, या एक तरीके से ये समझ लो ना कि जिस तरीके से एक मोती की माला पिरोई जाती है ना उस तरीके से आपको अपनी स्टोरी को पिरोना पड़ता है कि कहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या हुआ वो सब चीजें बतानी होगी। उसके बाद जब आप बॉडी पार्ट में आते हो तब आपको उसको ब्रीफ करना होगा कि वो कैसे हुआ और वो क्यों हुआ। वो चीज आप वहां पे उसको डिस्क्राइब करोगे, आप स्टार्टिंग में लिख के वो चीजें खत्म नहीं करोगे। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप सब मीडिया के स्टूडेंट्स हो कि जो आप इन्वर्टेड पिरामिड देखते हैं ना तो इन्वर्टेड पिरामिड में आप जब आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो उसका लीड है, ठीक है, तो लीड के जो स्पेस है वो ज्यादा स्पेस है एंड फिर बॉडी स्ट्रक्चर है एंड फिर टेल बहुत छोटा स्पेस है। ठीक है, तो जब हम स्टोरी को स्ट्रक्चर में लिखते हैं उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। वो स्ट्रक्चर ऐसे ही किसी को नहीं दिया गया या ऐसे ही किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बोला गया। एक्चुअली उसकी भी एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं ना तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे टॉप में डालते हैं, फिर उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके बीच में बॉडी पार्ट में डालते हैं एंड लेसर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीचे डालते हैं सबसे लास्ट में। इसका रीजन ये है कि बेसिकली जब एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट लिखता है उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो एडिटर के पास में जाती है। तो जब वो एडिटर के पास में जाती है तो एडिटर के पास क्या होता है कि एक वर्ड लिमिट होता है, क्योंकि जब पेजेस हम डिजाइन करते हैं ना तो ये शायद आप अगर कहीं प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पेजेस में सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट ब्लॉक करते हैं। जो भी आपका पेज की स्पेस होती है ना उसमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ब्लॉक होता है एंड जब एडवर्टीजमेंट फिल हो जाता है ना उसके बाद हम बाकी की स्पेस को न्यूज से फिल करते हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं ना तो हमें ये लगता है कि न्यूज़पेपर जो हमें है वो न्यूज दे रहा है ना? वो बेसिकली हमें न्यूज सेल कर रहा होता है, वो हमें न्यूज बेच रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, तो उस बेचने का क्राइटेरिया ये कहता है कि वो न्यूज आप तभी पढ़ रहे हो जब आप वो एडवर्टीजमेंट देख रहे हो।
तो जो बची हुई स्पेस है उसको यूज करना होता है। तो जो इन्वर्टेड पिरामिड में अगर इन केस आपने जो स्टोरी लिखी है वो 250 वर्ड्स की है और जो स्पेस आपके पास में है वो 230 वर्ड्स के ही स्पेस आपके पास में, तो एडिटर जब एडिट करेगा तो वो लोअर पोर्शन से एडिट करेगा, टेल पोर्शन से एडिट करेगा उसको। तो जब वो टेल पोर्शन से उसको एडिट करेगा तो आपकी जो स्टोरी है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो टॉप में है, बॉटम में है, तो वो बच जाएंगी। इसीलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड आपके साथ यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड ये एक बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, एंड होप जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। बस इतना ही मेरे को आपको कहना था। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर हमारे मार्गदर्शन के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले हम नियम कुछ जान लें। प्रतियोगिता के विषय 3 नवंबर दोपहर 1 बजे को डीएमई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। उसके बाद सभी प्रतियोगियों को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए और भेजने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया। मैन्युस्क्रिप्ट वृत्तिका की वेबसाइट writika@dme.ac.in पर जमा करना था। सभी एंट्रीज वर्ड प्रोसेस्ड, हैंड रिटन, डबल स्पेस और पेज नंबर के साथ होने चाहिए। प्रतियोगी का नाम मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल पर ही प्रतियोगी का नाम, उसका अफिलिएशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। केवल डॉक्यूमेंट, आरटीएफ और पीडीएफ ही मान्य होंगे। प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी इंडिविजुअल होंगे। किसी भी गलत भाषा का प्रयोग निषिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे प्रतियोगियों के नाम हैं सौम्या जायसवाल, उत्कर्ष कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, सेजल बब्बर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से, जिज्ञासा बब्बर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन से। इस साल की हमारी जो एंट्रीज मिली हैं वह उत्कृष्ट नहीं रही, इस प्रतियोगिता को क्वालिफाई नहीं कर पाई। जिस तरह से विनीत सर ने हमारा मार्गदर्शन किया है, आशा करती हूँ कि आगे आने वाले प्रतियोगी इन बातों का ख्याल रखेंगे और बेहतर एंट्रीज लेकर आएंगे। इसके अलावा मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डीएमई मीडिया स्कूल 16 से 19 दिसंबर से सिनेस्टे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दूसरे संस्करण सिफी 2020 के आयोजन को करेगा। मेगा इवेंट के लिए विषय सिनेमा और कोविड-19 रहेगा। कोविड-19 के प्रभाव के कारण यह इवेंट हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया जाएगा। Welcome to SIFI 2020. This is the second edition of this International Film Festival, that is Cineasta International Film Festival. In the past, it's been a wonderful event. And we at Deakin University are pleased to partner with Delhi Metropolitan Education, DME,
the institute that is spearheading this exciting film festival. Last year in April we organized this, and this time we are organizing it in a completely different era, that is the impact of the COVID-19. I'm sure that this year as well, despite the very obvious problems surrounding the COVID pandemic. That is how we have decided the theme of this year festival as cinema and the impact of COVID-19. It's going to be a very exciting festival this year because of the circumstances of the pandemic. We're moving some of it online, and that's created all sorts of new possibilities. Our plan is to showcase films from Australia and organize specialist panels on films and filmmaking, and help create a network of film professionals and students. And this collaboration will also be this time something new, wherein the teachers and the students will also be collaborating. So we will be getting a lot of films of the student filmmakers from Australia. It's an absolute pleasure to be involved with the Cineast International Film Festival of India. I am so looking forward to seeing what this year's program holds. There will be many panel discussions wherein the experts from both the countries will participate, and we call upon everybody to come and join by submitting their films in the independent filmmaker category, in the student filmmaker category, and be part of this SIFI 2020. And I can tell you it's going to be a great event with persons, personalities, films, documentaries from across the length and breadth of the globe. We'll be able to hold a very successful event. It's been done in a hybrid mode this time and has a wonderful theme surrounding cinema and COVID itself. We're going to be able to be much more involved from here in Melbourne in the festival, and that's going to be really exciting. In this festival of cinema, there will be lots of learning through masterclass, curate session, workshops, and lots of fun. Just wanted to say I'm really looking forward to the Cineast International Film Festival of India, and can't wait to see the films and be a part of it. We are looking forward to be a part of SIFI 2020. So I look forward to the participation of a lot of people. And we'll look forward to seeing you when the festival's on later in the year. Don't miss to be part of SIFI 2020. All the best and see you at the festival. I invite you all to SIFI 2020. मैं डीएमई मीडिया स्कूल के सोशल मीडिया हैंडल्स को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। डीएमई नोएडा के जरिए हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल डीएमई टीवी को भी देखें। साथ ही वृतिका के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज वृतिका.dme को फॉलो करना ना भूलें। अब मैं हमारी डीएमई मीडिया स्कूल की कार्यरत मुदिता राज मैम को धन्यवाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्ते सभी को। मैं मुदिता राज आज टीम वृतिका और डीएमई के पूरे परिवार की ओर से सभा में प्रस्तुत सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहती हूँ विनीत कुमार जी का। सर, आपने जिस तरीके से हमें मार्गदर्शित किया है, प्रोत्साहित किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल हम आपके दिए हुए मार्गदर्शन को लेते हुए और बेहतर एंट्रीज लेके आएंगे। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures and online classes.
in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी।